लास्ट लेक्चर से कोई डाउट बेटा? ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखे कि किस तरीके से हम उसको एंजाइम्स के टाइप्स देखे कि प्रोटीनेसिस कंटेंट है या नॉन प्रोटीनेसिस कंटेंट स्ट्रक्चर वाला एरिया देखा हमने, तो स्टैटिक, मेटल एंजाइम और को एंजाइम्स को स्टडी किया। ठीक है, फिर हम कुछ और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज कैसे, उसको हम लोग ने देखा। एंड आज भी उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को एक्शन के अकॉर्डिंग, ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम भी पढ़ना है, लेकिन कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से कब वो एक्टिव होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी पहले वो, और फिर हम लोग वापस से एंजाइम एक्टिविटी में री एंटर करेंगे और ग्राफ को वहां पे पढ़ेंगे। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम क्लियर है? इस पेज पे थे लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि एन एक्टिव साइट इज एन एंजाइम ऑफ एन एंजाइम which is capable of attracting and holding particular substrate molecule by its specific charge, size and shape so as to allow the chemical change। क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, लेकिन अपना कोई भी ग्रुप तो सबस्ट्रेट को नहीं दे रहा, मतलब प्रोडक्ट में एंजाइम का कोई भी पार्ट नहीं है। इसका मतलब देयर इज समथिंग लाइक कंफॉर्मेशनल चेंज। कुछ एंजाइम ऐसे इंडक्शन कर रहा होगा कि सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड रोटेशन हो रहा होगा, सबस्ट्रेट खुद ही चेंज हो रहा होगा, एक सबस्ट्रेट भी चेंज हो सकता है। और जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे नंबर ऑफ सब्सटेंस होते हैं, सेम लाइक जैसे तुम केमिकल रिएक्शन में लिखते रिएक्टेंट वन, रिएक्टेंट रिएक्टेंट थ्री, कितने भी रिएक्टेंट ले लो और कोई एक रिएक्शन को फॉलो करेंगे एंड देन प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, या एक प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे भी रिएक्शंस हो रहा है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि उस रिएक्शंस में एंजाइम प्रेजेंट है जो कि पार्टिसिपेट अपना कोई ग्रुप देके नहीं करेगा, सिर्फ कंफर्मेशनल चेंज को करके पार्टिसिपेट कर सकते। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? ओके, एंजाइम सोर्स 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा क्योंकि एक तरीके से रोटेट हो चुका है, कंडेंस्ड हो चुका है, ग्लोबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या कोई ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को पढ़ते तो उसका 3 डायमेंशनल होगा, एक्स वाई और जेड एक्स। क्लियर है? आर एल्काइल ग्रुप जो वेरिएशन होगा, फिर से वही बात बार बार रिपीट होती है कि जो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उसी तरीके से जैसे प्रोटीन में वेरिएशन के लिए साइड चेन रिस्पॉन्सिबल था कि हर एक अमाइनो एसिड में अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हाइड्रोजन है। फिर वेरिएशन कहाँ था? उसके साइड चेन, साइड चेन में है आर एल्काइल ग्रुप जिसको आप बोल रहे हो, उसमें वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, बेसिक, एसिड, एरोमेटिक, किसी भी तरीके का वो हो सकता है। ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर्म एक्टिव साइट्स। अब हमें एक्टिव साइट चाहिए, इसका मतलब अगर देखो ये कॉमन वाली जगह तो सभी एंजाइम्स का पूरा सरफेस कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर, समझो इस बात। हर एक सरफेस पे एंजाइम को अगर एंजाइम है तो एंजाइम के इस सरफेस पे, एंजाइम के इस सबकी लेयर एक जैसे, ओके। लेकिन जब पेन यहाँ पे चलाते हैं तब ये डिपेंडेंट तब काम करता है, इसका मतलब इसका इसका इंटरेक्शन का साइट यहाँ है। अगर अमाइनो ग्रुप से प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप से सबस्ट्रेट को रिएक्शन करना होता है तो वो किसी भी सरफेस से अटैच होता है, हर जगह अमाइनो ग्रुप। क्लियर? अगर उसको सीओएच ग्रुप के सीओ बॉन्ड जहाँ पे बनाने के बाद सीओ प्रेजेंट है उससे एक्शन हुआ तो भी उस सरफेस चारों तरफ वेरिएशन कहाँ आ रहा है? कौन से आर ग्रुप पे वेरिएशन है, इसलिए एक्टिव साइट को बनाने में रोल किसका होगा? साइड चेन। एक अमाइनो एसिड में जो आर ग्रुप था उसका रोल होगा कि वो एक्टिव साइट को फॉर्म कर रहे हैं। तो आर एल्काइल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म्स एक्टिव साइट ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये वही पुरानी बात है। यूजुअली 3 to 12 अमाइनो एसिड्स फॉर्म एन एक्टिव साइट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एक्टिव साइट, अभी हमने बोला नहीं, तुमने कुछ पेपर जो फोल्ड किया था उसके हर साइड कुछ अटैच नहीं करना, किसी सर्टेन प्लेस पे तुम
टारगेट करने जा रहे हो कि हम वहां पे एक स्टार लगाएंगे, वहां पे हम डेकोरेशन करने जा रहे हो, ठीक है, क्राफ्ट बना रहे हो, तो वही साइड क्या हो गया कि उसका एक्टिव साइड। जस्ट मिकी माउस का फेस बना रहे हो तो ब्लैक कलर की आईज पुट करना है, तो ऑब्वियसली फेस जैसा स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें जहां आईज रहती है वहां पे आईज स्टिक करोगे। सेम वे में यहाँ पे है कि लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन उसमें से 3 to 12 अमाइनो एसिड सेम एज के इस तरीके से हो गया, तो जब फोल्ड बना रहे हैं तो कुछ 3 to 12 अमाइनो एसिड यहाँ पे आ गए इस ड्यूरेशन, इस लेंथ में प्रेजेंट, और ये जो ग्रुप बना, यही ग्रुप क्या हो गया, एक्टिव साइट। फिर more the member of active sites, more is the term number of enzyme, more the member कह लो या more the number is, जितने नंबर होंगे एक्टिव साइट्स के उतना उस पर्टिकुलर एंजाइम का टर्नओवर होगा। तब टर्नओवर नंबर, उस वैन की साइज, अगर मैंने 2 राउंड वैन को लगाने की जगह एक वैन बड़ी या एक बस लगा दी, स्कूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम 40 स्टूडेंट को या 50 स्टूडेंट को कैरी करने वाली वैन लगाते, तो एक ही टाइम में 10 मिनट पहले 2 राउंड लगाना पड़ता, तो 10 20 प्लस आने जाने का टाइम, क्लियर है। उसको 40 मिनट में वो 2 राउंड करके आ रहा था। अभी हमने क्या किया, वैन को रिप्लेस कर दिया एक बड़ी सी बस, तो नंबर ऑफ सीट बढ़ गया, तो नंबर ऑफ सीट ही क्या है, एक्टिव साइट है एंजाइम। एंजाइम क्या हो गया, पूरी की पूरी बस हो गई एंजाइम। उस बस में बैठने की जो जगह थी जिसमें बैठ के आप ट्रैवल कर रहे हैं, खड़े नहीं रहना है, कंडीशन ये है कि खड़े नहीं रहना, तो मुमकिन नहीं, तो एंजाइम अपने प्रॉपर प्लेस पे ही सबस्ट्रेट को बाइंड कराएगा, और जितनी उसके पास एक्टिव साइट है वही उसका टाइम आ जाएगा कि नहीं कोई को ट्रांसफर कर सके, एक बार में उतना ही रिएक्शन करेगा। अब जितने नंबर ऑफ एक्टिव साइट जिस एंजाइम में ज्यादा होंगे, उसका टर्नओवर नंबर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक बार में 100 बच्चों को जा रहे, एक बार में 50 बच्चों को जाने वाली बस आ गई, तो वो उसी ड्यूरेशन की बात को फॉलो करने के लिए उसको सिर्फ एक साइकिल कर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है ये बात, क्लियर, ठीक। मोर द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, मोर इज द टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक पॉइंट है कि टर्नओवर नंबर बढ़ाना है तो एंजाइम्स के पास बहुत सारे एक्टिव साइट, ऐसा नहीं। दिस इज द कंडीशन, जनरल बात। हो सकता है एक छोटा सा एंजाइम, जैसे जस्ट आप सोच करो कि क्या बोले, हाँ 3 सीट है ऑटो में और 2 सीट है स्कूटी पे, ठीक है, लेकिन स्कूटी ऑटो से तेज चलती है, चलाने वाले चलाते हैं, ठीक है, तो स्कूटी की स्पीड तेज हो जाएगी ऑटो के कंपैरिजन, ऑटो को जगह चाहिए निकलने की, इट्स आल्सो मैटर। इसी तरीके से आपका पॉइंट एक ऐड हुआ है कि नंबर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम कितना एसोसिएट है, उसमें कॉमन सी बात हम देख रहे हैं कि उसके पास जितना एक्टिव साइट हो, सबस्ट्रेट वहां पे 20 प्रेजेंट है, और 20 को एक बार अगर वो बाइंड कर लेगा तो उसको साइकिल एक चला देगा, सिर्फ एक बार में वो सारे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, और चारों तरफ से एक्टिव साइट यूज कर देगी प्रोडक्ट। ये एक पॉइंट हो। अब जस्ट इसी तरीके से और भी पॉइंट्स आएंगे कि कैसे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिसाइड होगी। अब वो सबस्ट्रेट को बाइंड कर और वो छोड़ ही नहीं रहा, वैन आ गई, पूरा बस आ गई, आपने वैन की जगह बस लगा दी, अब वो बस के सीट पे ही कुछ ग्लू लगाता है या समथिंग लाइक दैट, हाईजैक हो गया समझो, अब वो बंद ही के सब वहीं पे बंधे पड़े, तो स्कूल पहुंचे ही नहीं। वैसे भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या काम, समझ रहे हो, तो सबस्ट्रेट एंजाइम के कॉम्प्लेक्स के बनने में और प्रोडक्ट एंजाइम के कॉम्प्लेक्स के अलग होने में बस सारे फैक्टर एक साथ वर्क, बस चीजें पैरेलल चल रही, एक एक पॉइंट ऐड होता जाएगा लेकिन इमेज पिक्चर वही चल, ओके। So more the number of active sites, more is the turnover number of enzyme. Enzyme react with substrate only at these active sites. सिर्फ उसी active sites से enzyme react करेगा. The whole surface of enzyme is not react. Same वही बात. अमाइनो ग्रुप से एक्ट नहीं करना है, सीओएच ग्रुप से एक्ट नहीं करना है, इसलिए सारा सरफेस रिएक्टिव नहीं है और न ही सारे आर रिएक्टिव। कहीं सर्टेन सेलेक्टेड ग्रुप्स हैं जिसमें 3 से 12 आपके अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हुए और उनके एसोसिएशन से एक एक्टिव साइट, इसलिए पूरा का पूरा सरफेस एक्टिव नहीं होगा। Once the reaction has occurred, the complex breaks up into product and enzymes. अलग हो जाएंगे, एंजाइम अपने रास्ते वापस चला जाएगा, वो दूसरे सबस्ट्रेट को ढूंढेगा और रिएक्शन करता है। The freed enzyme is able to bind more substrate. The best evidence for this
फॉर दिस लॉक एंड की और टेम्पलेट थ्योरी, अभी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई नहीं, आज पढ़ा देंगे। लॉक एंड की मॉडल बोल, जस्ट लॉक एंड एंजाइम, तो उस लॉक में आके सबस्ट्रेट कौन सा बाइंड होगा, जो उसकी की है। सबस्ट्रेट एक लॉक की तरह ले रहा हो, उस पर आगे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, जो उसकी पर्टिकुलर की हो। तो दिस इज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस फॉर एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर एंड एंजाइमेटिक मॉडल की रिएक्शन कैसे करते हैं, कैसे कंफर्मेशन को चेंज करते हैं। तो एक बेस्ट एविडेंस है कि लॉक एंड थ्योरी, मतलब इसका और भी थ्योरी होंगी, तो लॉक एंड थ्योरी के सपोर्ट में एक एविडेंस, ठीक है, कि नंबर ऑफ साइट्स होंगे उतना बाइंड कर जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ एक्टिविटी है, इसलिए हम लॉक एंड थ्योरी को सबसे ऊपर रखें। तुम लोग को बहुत सारी थ्योरीज अब नहीं पढ़नी है, एक बस इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जस्ट आप ऐसे सोचो कि कोई बलून है, बलून को अगर आप पूरा हवा से टाइट कर दोगे तो आप उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बलून लूज है तो आप अपना हाथ डालोगे तो टूट जाएगा, ठीक है, किसी चीज से आप फोड़ना नहीं, फूटेगा भी नहीं हो जाएगा, कि अभी उसमें स्पेस है, अभी हवा भरने की स्पेस है, उसका रिजल्ट वही नहीं, वहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी को शो कर के अंदर जो मॉलिक्यूल है आपके पंच करने से वो मॉलिक्यूल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो बलून का साइज जो है उसमें एक ग्रुप बना जस्ट अकॉर्डिंग टू योर पंच, ठीक है, आप जिस तरीके आप फिंगर डालोगे तो फिंगर साइज में हो जाएगा, उसकी लेयर जो होगी आपके फिंगर के चारों तरफ हो जाएगी, आप 2 फिंगर डालो 2 फिंगर के साइज का हो जाएगा, ठीक है, आप कोई रॉड डालोगे रॉड, आप कोई बॉल डालोगे तो स्फेरिकल साइज को शो करेगा। तो सेम वे में इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है कि वो फ्लेक्सिबल है एंजाइम, जब सबस्ट्रेट एंटर करता है तो उसके अकॉर्डिंग साइज को ले लो, अब आएंगे मॉडल में तब उसके बाद। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि लॉक एंड की मॉडल के फेवर में एक एविडेंस मिलता है कि enzyme action comes from the observation that compounds similar in structure to substrate inhibit the reaction। एक inhibitory response होता है कि जैसे जुड़वा, ठीक है, तो एक जैसे दिखने वाले सबस्ट्रेट आ गए, लेकिन है वो दूसरे अलग अलग है, क्लियर। तो मॉर्फोलॉजिकली उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा है, तो वो भी जाके बाइंड कर सकता है, वो भी जाके बाइंड कर सकता है, वो दिख एक जैसे रहे, लेकिन उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस। तो डुप्लीकेट चाबी होती है ना, कि आपकी कई सारी चाबियां दिखे एक जैसे रहेंगी, तब वो फाइन देखोगे तो उसमें जो आजकल लॉक वाली चाबी आती है उसकी नंबर ऑफ डॉट्स फिर वेरी गुड, ओके, तो ठीक है, वो चली जाएगी लॉक के अंदर चला जाएगा, लेकिन लॉक ओपन नहीं है। दिस इज कैसा हो जाता है ये, जब आप ग्राफ में पढ़ोगे तो इसको आप इनिबिटरी रिस्पॉन्स, सीट तो थी, बस वाले ने बदमाशी क्या किया है, तो स्कूल के बच्चों की जगह रास्ते में मिलने वाले लोगों को भी बैठा, ठीक है, तो वो साइड तो है, साइड पे आके फिट हो गया है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं कर, तो एक तो उसने क्या किया, सबस्ट्रेट की साइड ले ली, तो टर्नओवर नंबर में फर्क पड़ेगा। जस्ट सपोज ये एक एंजाइम है, एंजाइम के पास एक साइट मैंने बना दी, पर एक साइड ये बना, एक साइड पे तो बढ़िया अच्छा वाला सबस्ट्रेट आ गया, और एक साइड को ऑक्युपाई कर लिया किसी ने उसके सेम लाइक स्ट्रक्चर, इनिबिटर बोलते हैं उसको, इनिबिटर आके बाइंड, अगर ये इनिबिटर नहीं होता तो इसके पास S1 और S2 एक बार में 2 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता, क्लियर है। अब ये इनिबिटर है तो इसके टर्नओवर नंबर पे इम्पैक्ट पड़ गया, अब ये हम 2 बोल रहे हैं, समझ लो कि इसके पास 50 एक्टिव साइट है, 50 एक्टिव साइट है, और सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, इनिबिटर भी प्रेजेंट, ओके, सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, इनिबिटर भी प्रेजेंट है, जो आया पहले वो आ गया, बाइंड हुआ, एंजाइम को कोई मतलब नहीं है, वो सेलेक्ट नहीं कर रहा, उससे बाइंडिंग का काम कर रहा है, तुम बस का डोर ओपन है, तुम बैठ गए, बस वाले से रिक्वेस्ट किया क्योंकि वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन, ओके, सिंपल। यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट की जगह इनिबिटर बैठ गया तो ऑब्वियसली ये दोनों अगर इनिबिटर हो जाते तो ये एंजाइम का राउंड पूरा फेल हो जाता ना, उसने तो सबस्ट्रेट से बाइंड ही नहीं किया, सबस्ट्रेट के जैसा कोई दिख रहा था उससे बाइंड कर, तो वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये एविडेंस प्रूफ करता है कि इनिबिटरी रिएक्शंस जो होते हैं दैट प्रूव कि अगर ये बाइंड करने से अगर चेंज होता तो यहाँ पे चेंज हो जाता, और ऐसे केस में एंजाइम रिस्पॉन्ड को शो कर, लेकिन ये एक्टिव साइट स्टेबल है, ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, इस पे आके फिट होगा और लॉक ओपन होगा तब एक्टिव साइट काम करेगा, तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस का ये एक एविडेंस होगा। अभी नहीं समझ में आया तो परेशान मत हो, जस्ट अभी देखेंगे, पूरा ग्राफ देखेंगे, वहां मैं रिवाइज करूंगी।
तुम लोग को समझ में आया? सिंपल सी थ्योरी यह है कि एक इनहिबिटर हो गया, एक सबस्ट्रेट हो गया। एंजाइम के पास दोनों के लिए जगह है, मतलब जो जगह है उस पे दोनों आ सकते हैं। एंजाइम सेलेक्ट नहीं कर रहा है कि उसके पास सबस्ट्रेट आ रहा है या इनहिबिटर आया। सबस्ट्रेट आएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, इनहिबिटर आया तो वेस्ट हो जाएगा। मतलब एंजाइम की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो जस्ट टाइम पास हो गया। फिर लॉस तो हुआ ना उस टाइम, सेल की साइकिल के सेल के रिएक्शंस में कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेल का तो लॉस हो गया और एंजाइम भी इंगेज हो गया। तो एंजाइम इंगेज है तो सबस्ट्रेट को ले जाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। अब जब सब समझे उस स्कूल की बस को लगा दिया इलेक्शन की ड्यूटी में, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं? अलग अलग घर से पेरेंट्स निकलेंगे, पहुंचाने आएंगे। समझ रहे हो? उसी तरीके का कुछ फिनोमेना रिलेट करो। This lock and key theory explains the specificity of enzyme action. इसलिए लॉक एंड थ्योरी को ऊपर रखा जाए। सिंपल, अब आप यहाँ पे देखो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस हो कैसे रहे। एंजाइम, यहाँ पे दो सबस्ट्रेट दिख रहा है S1 और S2, ध्यान से एकदम देखिए। S1 को फिट करने के लिए ग्रुप कैसा है? इस तरीके से। ओके, S2 को फिट करने के लिए ग्रुप कैसा है? इस तरीके से। अब इस ग्रुप में ऐसा सबस्ट्रेट क्यों ही आके फिट हो पाएगा? समझ रहे हो? ये इस जगह पे जाएगा तो गैप बन जाएगा, गैप बनेगा तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ तो कोई इंसान नहीं बैठा ना, दिस इज केमिकल, तो केमिकल केमिकल के पास आएगा तो फिर रिएक्ट करेगा, तो इस गैप की वजह से ये बाइंडिंग ही नहीं हो पाएगी। समझ में आया बेटा? तो फिट होना चाहिए। तो S1 और S2 एंजाइम के साथ फिट हुए तो ये क्या बन गया आपका? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये प्रोडक्ट में अब यहाँ पे कलर चेंज करके उन्होंने शो कर दिया, ये क्या बन गया आपका? प्रोडक्ट। दोनों को जोड़ के अब ये एक तरीके का आप मैक्रोमोलेक्यूलर फॉर्मेशन का रिएक्शन समझ सकते कि दो मोनोमर यूनिट बनी इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एंड वो एक डायमर यूनिट को बना। अब एंजाइम का कोई काम नहीं है, डायमर बन गया, प्रोडक्ट बन गया ये। तो इसको इसने सेपरेट कर दिया, प्रोडक्ट अलग गया, एंजाइम अलग गया। उसकी ग्रुप्स में कोई फर्क आया क्या? इज देयर एनी चेंजेस इन एक्टिव साइट में? कोई चेंज आया? नहीं आया। तो सेम सबस्ट्रेट के लिए फिर से फ्री है, फ्री हो गया। अब से सबस्ट्रेट फिर से S1 और S2 ये दूसरे सबस्ट्रेट है, वो आके बाइंड करेंगे, फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। इस तरीके से बार 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 एंजाइमेटिक साइकिल चलती रही। कई बात समझ में क्लियर है? ये हम फिर से बहुत बेसिक पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ समझ सकता है, आज ग्राफ स्टार्ट भी ना क्लियर, चाहे तो इसको तुरंत खत्म कर दो, तो दो तीन टॉपिक बचे हैं, बट हम क्यों मेहनत कर रहे हैं उसको समझो, तुम्हें रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया था, जब तुम लोगों ने कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3 वाला पढ़ा था, उसके नीचे एक रिएक्शन और दिया। एनसीईआरटी नहीं ली थी मैंने, लेकिन ग्लाइकोलिसिस बता दिया, इसको हाईलाइट कर लेना। There are thousands of types of enzymes, heat catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. तो शुरू से कहानी चल रही है स्पेसिफिसिटी। दिस इज द स्पेसिफिसिटी कि हर एंजाइम एक यूनिक टाइप का रिएक्शन कर रहा है। ग्रुप ऑफ एंजाइम हो सकते, क्लियर? जैसे एक फैमिली में कई सारे बच्चे हैं, पूरी चाचा के ताऊ जी के, ठीक है, सबके बच्चे तो सब आपस में कजिन हो गए, एक साथ वो खेलने जा सकते हैं, एक साथ वो कई काम कर सकते हैं, लेकिन वो सब क्या है? बच्चे हैं उस घर में। एंजाइम्स एक कैटेगरी के हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक होंगे रिएक्शन करने के टाइम, एकदम स्पेसिफिक। ठीक है, कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई खेलने में अच्छा होगा, है सारे enzymes। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से यहाँ पे रिलेट। There are thousands of types of enzymes which catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway. हो सकता है ग्रुप ऑफ एंजाइम, सारे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस चल रही है, बड़े से मैक्रोमोलेक्यूल के लिया और उसको तोड़ते जा रहे, चार पांच स्टेप पे जाके वो मोनोमर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सारे एंजाइम किस कैटेगरी में आएंगे? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है किसी में काइनेटिक एक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, किसी में एरोमेटिक बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, एरोमेटिक ग्रुप को अलग किया जा रहा है, किसी में एसाइलेशन हो रहा है,
किसी में एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो अलग अलग केमिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ हुआ, सेकेंड स्टेप, थर्ड में कॉमन चला गया, फोर्थ में कुछ और हो रहा है। कैसे हो गया? ग्रुप ऑफ रिएक्शन हो, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन हो सकता है, सेम टाइप ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स से चल रहा हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम से चल रहा हो। जैसे जैसे सपोज रिडॉक्स रिएक्शन पता है, तो ऑक्सीडेजेस एंजाइम ऑक्सीडेशन कराएंगे, रिडक्शन हो रहा होगा तो रिडक्टेज एंजाइम आ जाएंगे। तो देयर आर ग्रुप ऑफ एंजाइम, और वो पूरा रिएक्शन क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने वाले भी एंजाइम है, रिडक्शन रिएक्शन कराने वाले भी एंजाइम है, और प्रोसेस कैसे होगी? मल्टी स्टेप प्रोसेस। समझ में आ रहा है? ठीक, एक कैटेगरी के लिए रिएक्शन, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पार्टिसिपेट इन अ सिंगल मेटाबॉलिक पाथ। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल अब यहीं पे दे दिया है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का 10 स्टेप प्रोसेस, और एक पैराग्राफ पहले आया था तो मैंने मार्क भी कराया था, 10 स्टेप प्रोसेस में ही लैक्टिक एसिड को लिखा हुआ, याद आ रहा है? लैक्टिक एसिड जब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया था कि पायरुविक एसिड के फ्यूचर है, या तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, या तो वो क्रेब्स साइकिल में चला जाए, या तो वो ईस्ट होगा, फंगाई होगा, तो वो अल्कोहल फर्मेंटेशन भी कर सकता है। 3 डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो लैक्टिक एसिड एक्चुअली गलत है, 10 स्टेप प्रोसेस, दिस इज द करेक्ट, बट एनसीईआरटी इज अवर बाइबल कुरान, वो भी आएगा तो भी अपन उसको करेक्ट करके आ जाएंगे। is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। मैंने दिखा दिया था ये, तुम लोग एक चार्ट दिखाया था, बोला भी था ये बनाना नहीं है, इसको पढ़ना है दूसरे चैप्टर। बट आपको एक आइडिया लग रहा है कि वहां पे सारे डिफरेंट डिफरेंट 10 स्टेप प्रोसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट 10 एंजाइम से ही रेगुलेट होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखो हेक्सोकाइनेज लिखा, मार्क किया मैंने, वो स्ट्रक्चर क्या है? हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज ऐसा नहीं कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की जगह वर्क करता है। तो दिस इज 10 स्टेप प्रोसेस, पूरे स्टेप 10 है, और सब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। क्लियर है बच्चा? व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन, अब यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि चैप्टर 14 में आपको ये डिटेल में पढ़ना। At this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to a variety of metabolic pathway and end product। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में भी ये चला जाएगा, तो हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस के बीच के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, वो किसी दूसरे रिएक्शन के लिए वो सबस्ट्रेट की तरह वर्क। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे एक हम रास्ते में निकले लेकिन हम कुछ मल्टीपल काम करते जा रहे हैं, हमने बड़ा पाव भी खा लिया, हमने अपने दोस्तों से भी गपिया लिया, और सब कुछ गाने भी सुन लिए, पूरा रास्ता हम कवर कर, ठीक है, तो हम मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसी तरीके से क्या है कि वो पाथवे चल रहा है, तो वहां पे हो सकता है उस रिएक्शन के लिए, जैसे S1 प्लस S2 से प्रोडक्ट 1 बन गया, तो इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है, ये आगे हो सकता है इस प्रोडक्ट की तरह यूज, लेकिन फिर यहाँ पे एक एंजाइम बैठा हुआ है और एक सबस्ट्रेट और है, तो ये कन्वर्ट हो गया। आप इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आप यहाँ पे बना कुछ प्रोडक्ट 2 जिसके लिए ये क्या वर्क कर रहा है, ये S1 की तरह वर्क, ये बता रही तो प्रोडक्ट कभी कभी सबस्ट्रेट भी हो सकता है, नहीं चल रहा है पूरे बायोमोलिक्यूल्स में, आप यही पढ़ रहे हो, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो देख रहे हो आप, वहाँ पे यही फिनोमेना चल रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो किसी दूसरे रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर, ओके, तभी ये सब इंटर कन्वर्जन चल रहा है, टर्नओवर चल रहा है। वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स इन अवर स्केलेटल मसल्स, अब फिर से लैक्टिक एसिड का एग्जांपल है, इसको मार्क कर। in our skeletal muscles undergoes under anaerobic condition, anaerobic condition मतलब absence of oxygen, अंडर एनारोबिक कंडीशन उसी पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑब्वियसली 10 स्टेप में तो नहीं होगा,
10 स्टेप में तो पायरुविक एसिड बना था, उसके आगे 2 स्टेप जाते हैं, देन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। नॉर्मल कंडीशन में पायरुविक एसिड बना, अब ये जाएगा क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के तरफ। पढ़ा है ना मैंने, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गया, पायरुविक एसिड चला जाएगा एसिटाइल कोए पाथवे के माइटोकॉन्ड्रिया में, वो हो गया एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही यूज हो गया और ऑक्सीजन के एब्सेंस में माइटोकॉन्ड्रिया की नीड नहीं है, तो वहां पे फॉर्मेशन किसका होगा, लैक्टिक एसिड। दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर इन ईस्ट। और ये डिपोजिशन आपके हार्ट में नहीं होता, हार्ट क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन करता है, तो हमेशा वहां लैक्टिक एसिड, अभी आइसो एंजाइम पढ़ोगे वहां पे एंजाइम्स की लिस्ट देखोगे, क्योंकि हार्ट कभी थक के रुक ना जाती, चलोगे कि हम थक गए सो रहे हैं, हार्ट अगर बोल दिया कि हम भी थक गए हम भी सो रहे हैं तो फिर काम करता है। तो हार्ट को कभी थकते नहीं देना, इसलिए वहां पे लैक्टिक एसिड अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका रिमूवल चल रहा है। क्लियर। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म इन ईस्ट, ईस्ट वाला भी पॉइंट आ गया। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। देखो हम बोल रहे हैं अल्कोहल, अल्कोहल फॉर्मेशन। सुनो ध्यान से, एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है पहले भी लिखवाया है, ग्लाइकोलिसिस से बना पायरुविक एसिड। यहाँ पे लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ऐसा नहीं, पायरुविक एसिड बनेगा ही बनेगा, दिस इज यूनिवर्सल प्रोसेस, पायरुविक एसिड बनेगा। अब यहाँ से पायरुविक एसिड के 3 फेज है, वो लैक्टिक एसिड बना ले, वो क्रेब्स साइकिल में चला जाए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए और एटीपी बना दे, जो आप पढ़ते हो पावर करेंसी, या वो ईस्ट में है तो वो अल्कोहल बने, वही यहाँ पे लिखा है। तो ये ईस्ट हो गया, ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गई, और अभी आप यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिख लो क्योंकि बैक्टीरिया का स्केलेटल मसल का एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए स्केलेटल मसल भी याद रखो। स्केलेटल मसल की प्रॉब्लम क्या है ना, तुम भाई भूल गए कि ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे चल रही है और तुम ट्रेडमिल पे दौड़े जा रहे हो दौड़े जा रहे हो दौड़े जा रहे हो, फील किया होगा, या ट्रेडमिल नहीं चलाया साइकिलिंग होगी, या बहुत तेज लेट हो रहा है क्लास के लिए दौड़ के आ रहे हो, फ्रेंड से आ रहे हो, तो आपके स्टेप तेज हो जाओ। अब वो तो आपके फिजियोलॉजिकली आपने देखा नहीं, अंदर तो ऑक्सीजन वैसे ही ले रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्नल आएगा कि आप ब्रीदिंग फास्ट कर लो, आप तेज तेज सांस लेने लगते हो, आपको थकान फील होती है, आप पानी पीते हो, ये सारी प्रोसेस क्यों कि आपने जबरदस्ती स्केलेटल मसल को मूव करा दिया। ये उस केस में स्केलेटल मसल तो आप करा रहे हो, करना है, अब वो वेट नहीं करेगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई आए और सेलुलर रेस्पिरेशन करे, इससे गॉड गिफ्टेड है, स्केलेटल मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते, तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी थोड़ी देर काम करेंगे बढ़िया अच्छे। हार्ट के मसल में ये नहीं ले जाना, वो ध्यान देना। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन, ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशन में आपने देखा कि पायरुविक एसिड अलग अलग तरीके से गया, या आप सिंपल समझो कि ग्लूकोज डिफरेंट तरीके से आगे की तरफ। ओके बच्चा, तो ईस्ट का एग्जाम्पल आ गया आपको, ह्यूमन में स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल आ गया, और लैक्टिक एसिड कहाँ पे आ गया, एनारोबिक कंडीशन स्केलेटल मसल्स में आ गया। कार्डियक मसल अगर आप ध्यान रखो तो वहां पे इस तरीके का नहीं चलेगा, नॉर्मल आप कोई भी सेल में देख रहे हो तो वहां पे भी ये प्रोसेस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे तो हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करा रहा है, एक हो गया एरोबिक, एक हो गया एनारोबिक लैक्टिक एसिड वाला, ये एनारोबिक है लैक्टिक एसिड वाला, ये है एनारोबिक अल्कोहल। ये तीनों चीजें ही कवर होंगी तुम्हारा सेलुलर रेस्पिरेशन में, बट यहाँ एग्जांपल है इसलिए आप इसको मार्क करो। हो गया सबका मार्क। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग बस ध्यान ही हट जा रहा है मेरा, पता है इसलिए बोल रहे हैं सामने आ जाओ, तुम लोग को समझ में आ गया। बेटा क्लियर है, मार्क हो गई एनसीईआरटी। ओके गुड, चलो फिर आगे बढ़। इनर सेल, अब हम कहीं कहीं पे चैप्टर तो लिंक करते हैं, इतने मेरे आगे से
वाकिफ हो चुके हो। तो इनर सेल, सेल के अंदर भी हमने इस तरीके की चीजें पढ़ी थी, लाइसो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वही चीज यहाँ पे लिखा है। इनर सेल डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर मोस्टली लोकेटेड इन लाइसोसोम। उनको एक पैकेट दिया गया कि वो वहां पे रहे, अगर वो सब रिलीज हो जाएगा तो साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट, जो सुसाइडल बैग वाला कॉन्सेप्ट था, वो इंटरनल ब्लास्टिंग होने लगी, इसलिए उसको कहाँ कर दिया गया, एक वेसाइकल में पैक किया गया, एंड दैट वेसाइकल इज लाइसोसोम। आउट ऑफ द टोटल एंजाइम, और ये सेल चैप्टर का भी क्वेश्चन है बेटा, बायोमोलिक्यूल का भी क्वेश्चन है, टोटल एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सेल अबाउट 70% सिर्फ कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया। बेचारे में बहुत जिम्मेदारी ले रखी है, ठीक है, तुम जो भी काम करो उसको ऑक्सीजन देना ही है, उसको ऑक्सीजन यूज करके एटीपी बनाना ही है, ठीक है। और सिम्बियोटिक थ्योरी याद हो, ये अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया था सेल विद इन सेल थ्योरी, याद आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हैव 70s राइबोसोम एंड इट्स ओन डीएनए, इंडिकेट करता है कि वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। पूरी सेल के अंदर जितना भी है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं बेटा सेल, जितना आप प्रोडक्शन करोगे साइड लोकेशन के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी गुड, ओके। तो उसी तरीके से जितने भी एंजाइम्स की बात करो, एक तो साइटोप्लाज्मिक 30% हो जाएंगे, और रिमेनिंग 70% मोस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वगैरह सबके अंदर एंजाइम है साइटोप्लाज्मिक, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, अब जो लिखा है उसी को चलो, ठीक है। तो 30% को डिस्ट्रीब्यूट करना, 70% आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में मैंने बताया था कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अकेले ना अपनी दुनिया बसाने लगे, तो कुछ एंजाइम का सिक्रेशन कौन करता है, अपना ओन डीएनए, सेल का बॉस के कंट्रोल में है। जब कुछ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएंगे तभी वो फंक्शन कर सकते, के भी एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर से भी एंजाइम आ रहे हैं, और रिएक्शन भी वहाँ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन रेगुलर करते हैं, हमारा सेल हर टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एंजाइम वहीं पे होता है। क्लियर है बेटा, तो फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस एक बार को रुक सकता है, समझा करो इन सब चीजों को। जब हम बोलते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक रेगुलर प्रोसेस, दिल का धड़कना, हार्ट का बीट करना, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो रुकती नहीं। तो इस कैटेगरी में आप देख रहे हो, इनको क्या बोला आपने, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। अब ये अकॉर्डिंग टू एक्शन है कि ये एक्ट कैसे कर, ये हाइड्रोलाइसिस में क्लासिफिकेशन तक किया है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको डिफरेंट। They catalyze the reaction in which complex organic compounds are broken into simpler compounds. भाई मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रो में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस हो रही है, उसके कैटेगरी के एंजाइम हाइड्रोलाइजिंग है। फिर दो बार और बताएंगे, तो जस्ट लिखते जाओ। Constitutive enzyme, the enzymes which are found in a constant amounts under different growth conditions. हर एंजाइम की हर वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है बट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है ऑल टाइम रिक्वायरमेंट वाला, लेकिन जस्ट कोई बच्चा है आफ्टर बर्थ वो 5 ईयर तक जो ग्रो कर रहा है उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, कुछ एंजाइम वहां पे उसमें प्रोड्यूस हो रहे हो, फिर वो एडल्ट स्टेज में आता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया, प्यूबर्टी अटेंड कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो गया, अब कुछ उस टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जस्ट एक एग्जांपल लेना, जब कोई फीमेल है वो आफ्टर डिलीवरी अब मिल्क का फॉर्मेशन लगा, तो वो पूरा का पूरा एक डिफरेंट उसके लाइफ का फेज चल रहा है जिसमें उसको मिल्क प्रोडक्शन करना है। तो जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए एंजाइम तो पहले से बचपन से लेके वहां पे क्या करें, नहीं होंगे ना, यही है क्या, यही बात है। अकॉर्डिंग टू एक्शन एंजाइम्स वेरी करते हैं, लेकिन ओवर द लाइफ हर टाइम क्या कुछ सेल को मेटाबॉलिज करने के लिए कुछ एंजाइम कांस्टेंट चलते हैं। तो constitutive enzyme, the enzymes which are found in constant amount under the different growth condition regardless of its metabolic state, ठीक है, ये है तुम्हारा कांस्टेंट वन। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम्हें पॉइंट याद रखो, कांस्टेंट चाहिए, मतलब ये तुम्हारे हो गए कि ऐसे एंजाइम जैसे शुगर का ब्रेकडाउन, तो हर दिन तुम्हारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, हर टाइम हो रहा है, दैट इज अगेन रिलेटेड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये प्रोसेस करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कांस्टेंट अमाउंट में रहेंगे, चाहे ग्रोथ फेज कोई हो, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन वाला हुआ वो नहीं रहे, वो मेमोरी ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए हार्मोनल सिग्नल आएगा तभी वो एंजाइम प्रोड्यूस हो। तो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ वेरिएशंस। इंड्यूसिबल एंजाइम क्या हो गया, इंड्यूसिबल एंजाइम भी ऐसे एंजाइम हो गए जो प्रेजेंट तो थे
लेकिन वर्क नहीं करना चाह रहे थे। एक होता है ना कि आप किसी को उसकी शक्तियां याद दिला दो, बेटा तुम पढ़ सकते हो, तुम नीट क्वालिफाई कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, एक वो हो गया, ठीक है। या कोई आ गया, कोई चैलेंज करके चला गया और उसको बड़ी दिल पे चोट लगी, ने मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया, अब तो मैं नीट क्वालिफाई करा के करके दिखा, समझ में? तो वो क्या हो गया, उसके अंदर कैपेसिटी थी लेकिन वो आराम से पढ़ा। ऐसे एंजाइम किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इंड्यूस। ये भी आपको 12th में पढ़ना है, लैक ओपेरॉन मॉडल और टीआरपी ओपेरॉन, वहाँ पे इंड्यूसिबल मॉडल मॉडल आएगा, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, थोड़ा सा हम रिलेट करने के लिए बता रहे हैं कि बैक्टीरिया का फेवरेट फूड होता है ग्लूकोज। जब तक उसको ग्लूकोज मिल रहा है बढ़िया से ग्रो करेगा, उसको कोई जरूरत नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ग्लूकोज मीडियम में नहीं है, अब गैलेक्टोज उसको खाना पड़ा। जस्ट तुम्हारा पसंदीदा फेवरेट फूड था भाई, तुम निकले थे बाहर पिज्जा खाना, तो वो है मेरे साथ में जगह लेके निकली, तो फिर मैं अब यहाँ पे तो डोमिनोज खड़े, तो डोमिनोज चलना है मम्मी, डोमिनोज चलो बेटा चलो। डोमिनोज पहुंचे तो डोमिनोज का शटर डाउन। अब मम्मी क्या करेगी, डोमिनोज का ओपन तो करा नहीं सकती, तो मम्मी क्या कहेगी, बेटा थोड़ा सा डोसा खा लो, बेटा चाउमीन खा लो, कुछ तो खा लो। मम्मी बना के लाएगी, आइसक्रीम खा लो, पता चला एक डोमिनोज खिलाना था, चार चॉकलेट और आइसक्रीम सब कुछ आ गया। तो उसी तरीके से क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन करना पड़ गया सेल को, जब ग्लूकोज नहीं था, गैलेक्टोज। और जब गैलेक्टोज रहा होगा, ग्लूकोज भी साथ में रहा होगा, तो उसको देखेगा आइसक्रीम के, उसको तो पिज्जा चाहिए, समझ में आया? उसको ग्लूकोज चाहिए था, ग्लूकोज की तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए एंजाइम फॉर्म हो ही रहे थे। बीटा गैलेक्टोसाइड्स तो हमें तब चाहिए जब गैलेक्टोज है, तो गैलेक्टोज वो ले ही नहीं रहा था, इसलिए वो क्या था, इंड्यूस हुआ इन प्रेजेंस ऑफ गैलेक्टोज। समझ में आया? किसी की बात लग गई और तुम्हारे अंदर की कैपेसिटी तो थी, तुम इंडक्शन हो गया, तुम्हें एक इंडक्शन मिल गया कि अब तो हम क्वालिफाई करके दिखा। दूसरी कैटेगरी, चार लोग आए, वो उल्टा पुल्टा बोल दिए, हो गया निकल गया नीट, कर ली आपकी बेटी से तैयारी, कर ली आपके बेटे से तैयारी, अब बेटा बेटी उठे गए भैया पत्थर टांग के कहानी कर, वो क्या हो गया, रिप्रेसिबल हो गया। वो ऑलरेडी एक्टिव था, काम कर रहा था, प्रेजेंस की वजह से उसकी एक्टिविटी बंद हो गई, तो दैट इज अ रिप्रेसिबल काइंड ऑफ एंजाइम। तो रिप्रेसिबल काइंड ऑफ एंजाइम क्या करते हैं, किसी के प्रेजेंस में रिप्रेस को शो करते हैं, मतलब ऑफ हो जाते। इज इट क्लियर? अच्छा, ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बच्चों, जो लिंक भेजा है ना उसी से रिज्वाइन कर ले दोबारा ना, हम मेरे पास मोबाइल है ना, हम सेंड करने जा रहे हैं लिंक, तो सेम लिंक से आप रिज्वाइन कर लो। समझ में आई बात? तो इंड्यूसिबल, जो इसमें कैपेसिटी थी वो किसी बात से इंड्यूस्ड हो गया और परफॉर्म कर। रिप्रेसिबल, एंजाइम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डीएनए के पास ऑलरेडी था, लेकिन वो रिप्रेस हो गया, उसको किसी ने उसकी एक्टिविटी को खत्म कर दिया और खत्म। तो इस कैटेगरी के भी एंजाइम होते हैं, तो इंड्यूसिबल एंजाइम एंड रिप्रेसिबल एंजाइम। और ये आपको पढ़ना होगा बैक्टीरिया के केस में, ह्यूमन के केस में नहीं। लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन, दो ओपेरॉन मॉडल आपको 12th में पढ़ने, उसमें ये कवर है। फिर आता है आइसो एंजाइम, तो मैंने बताया था कि जुड़वा बना के रखना है सारे, पीएच का बहुत। तो अब एक कैटेगरी आती है आइसो एंजाइम, वर्क कैसे कर रहे हैं क्लासिफाई हो जाएगी, किस कैटेगरी के है, क्लियर? क्या उनके डुप्लीकेट हैं? हाँ है, तो किसी भी पीएच पे वर्क कर सकते हैं, किसी भी नहीं, मतलब रेंज, ठीक है, तो एक रेंज ऑफ पीएच में वर्क कर सकते हैं, हाँ करते हैं, तो वो सारे भाई बहन क्या हो गए, आइसो एंजाइम। तो ऐसा ग्रुप क्या हो गया आपका, आइसो एंजाइम। आइसो मीन्स सेम, है वो अलग अलग एंजाइम लेकिन सेम टाइप के रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते। Sometimes an enzymes exist in more than one form which slightly differ in their molecular weight. Molecular composition, molecular weight में differ होंगे और उसकी वजह से वो अलग अलग pH पे vary कर सकते हैं। Clear? These different forms of the same enzymes perform same functions are called isoenzymes. ओके बेटा, जैसे जस्ट सपोज आज सुबह भी मैंने पता नहीं कहाँ से आज आर्मी का एग्जाम्पल याद आ रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ के नहीं आते सीधे से, तो जो मुझे एग्जाम्पल याद आता है वो मैं रिलेट करा। अब कोई आर्मी बटालियन या जैसे 150, ठीक है, अब वो पूरी बटालियन ऊपर जा रही है ना, तो वहां तक तो सब एंजाइम है, अब लड़ना पड़ेगा,
पहले से प्लान नहीं रहेगा ना कि कौन लड़ेगा, जिधर से फायरिंग, कुछ तो चीजें प्लानिंग से चल रही होगी, विक्रम लीड कर रहा होगा, ठीक है, कोई वहां पे इंजर्ड हुआ तो आगे जाना है, तो वो लीडर है, उसकी मोटिवेशनल प्रॉपर्टी होगी, लीडरशिप में उसको रहना है, अभी उसको परमवीर चक्र मिला होगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो उसी तरीके से क्या है, जब वहां पहुंच गए एंजाइम वहां पे प्रेजेंट है, नाउ पीएच चैलेंज दे रहा है कि तुम इस पीएच पे काम करके दिखाओ, तुम इस पीएच पे काम करके दिखाओ, तुम इस पीएच, वहां पे तुम्हें पता होगा कुछ माइक्रोफोन तो वहां पे ट्रांसमीटर पे वर्क कर रहा है, तो वो लड़ेगा नहीं, वो या तो ट्रांसमीटर पे ही वर्क कर रहा है, अगर उसको लड़ना पड़ गया तो उसको भी बंदूक चलानी तो आती है, वो सिर्फ फोन घुमाने के लिए वहां पे नहीं गया है फाइट पे, समझ रहे हो? बंदूक चलाने उसको भी आती है, वो जो खाना बनाने वाला था, पहुंचाने वाला था, बंदूक चलाने, समझ रहे हैं? तो एंजाइम सब है, लेकिन जब चैलेंज जैसा जैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने मेन काम से शिफ्ट करके इधर, उसी तरीके से ये क्या है, सभी वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन जैसे पीएच का डिफरेंस आ रहा है, पीएच वेरी किया, तो तुम्हारा अब ये काम नहीं है, तुम आ और मुझे कवर में दे, कवर में रहना, फाइट होता है कैसे, मुझे कवर देना, मैं आगे बढ़, ठीक है, तो क्या होगा, एक सामने आएगा तो जब तक इस पे अटैक करेगा, ये उसको देखेगा, वो पीछे वाला उसको मार, ये होता है कब, क्लियर, तो वो फोकस करे, उसको आगे बढ़ना, उसको पैर से काम लेना है, वो अगला तो फायरिंग करे, पीछे वाला देख रहा है कि उस पर अटैक करते हैं, कौन कौन आगे आए, उसी तरीके से ये क्या है, ये सब कवर्ड एंजाइम है कि पीएच का चैलेंज तुमको तो भी हमारा एक ग्रुप रहेगा और वो उस पे ये रिएक्शन कंटिन्यू चलना चाहिए, इसलिए वो इस पीएच पे भी वर्क, समझ में आ गई बात? These multiple molecular forms of an enzymes occurring in the same organism and having similar substrate activity are called isoenzymes or isozymes. एन को हटा दो तो भी वही बात, आइसोजाइम भी बोलते हैं इनको एंड आइसो एंजाइम भी बोलते हैं। तो जो एग्जांपल अभी लैक्टिक एसिड आया था उसी को देख लेते हैं, और जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने वही कॉन्सेप्ट आप बात रिलेट कर लो, ठीक है? लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज या लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज वो भी एक ही बात। अब इसके फॉर्म एग्जिस्ट इन 5 फॉर्म्स, क्वेश्चन आया हुआ है, LD1 LDH1 लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज LDH 1 2 3 4 5 5 फॉर्म में है ये। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे वर्क कर सकते हैं, बेटा स्लाइटली डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि एकदम, हाँ वो वर्क यहाँ पे कर रहा था 6 7 पे, 7 से जस्ट सपोज 6.8 पे कर रहा है तो 7 तक वर्क कर सकता है, 6.8 से आगे 7.2 तक जा सकता है, 8 तक जा, लेकिन ऐसा नहीं होगा 10 पीएच पे भी वर्क कर रहा है, 14 पीएच तो स्लाइटली से लेके पूरा बेसिक कंडीशन फेस हो जाए तो उसकी एक्टिविटी नहीं है, तो दूसरे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ही आएंगे आपको, लेकिन स्लाइटली वेरिएशन के चेंजेस में, क्योंकि स्लाइटली चेंज, कभी ब्लड का पीएच ऐसा नहीं हो जाएगा कि स्टमक का पीएच के बराबर चले, तो स्लाइटली वेरिएशन शो करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे अगेन वही एक्वस मीडियम है और उसमें केमिकल रिएक्शन चल, तो उसकी वजह से पीएच वेरी कर, तो एलडीएच के 5 फॉर्म प्रेजेंट है और ये आपके कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट ही रहते हैं, ताकि वहां पे कभी भी इन केस आप तो दिल धड़काने लगे भाई, अब आप तो दौड़ रहे थे, स्केलेटल मसल ने तो एनारोबिक कर लिया, यहाँ पे एनारोबिक नहीं होगा, सेम रिक्वायरमेंट इसके साथ भी हो रहा है, आपने फील किया होगा दिल की धड़कन भी बढ़ती है, आप दौड़ते हो तो दिल की धड़कन भी बढ़ी, हार्ट बीट बढ़ता है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए, वहां पे सप्लाई रुक रहा है, आप यूज ज्यादा कर रहे हो, सोचिए स्टीम माइटोकॉन्ड्रिया बना के आराम कर रहा था, उसको एक आपने काम दे, समझ में आ रही है बच्चे बात? इसलिए वहां पे वेरिएशंस को डील करने के लिए कार्डियक मसल में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन न हो जाए, इसलिए वहां पे प्रेजेंट है वेरिएशन एक रेंज में LD1 LDH1 LDH2 LDH3 5 जो डिफरेंट पीएच पे वर्क, बस एग्जांपल है। सेम वे में बीट एंडोस्पर्म, अब एंडोस्पर्म क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, जो कि बस अभी इतना याद रखो, एम्ब्रियो समझ में आता है ना, एम्ब्रियो सीड, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, जिसके पास होता है रूट और शूट सिस्टम को फॉर्म करने के लिए सेल, तो एम्ब्रियो को चाहिए फूड, वो फूड कहाँ से लेता है, एंडोस्पर्म से, सिंपल सी बात। तो वीट एंडोस्पर्म, अब आपको पता है गेहूं में क्या होता है बेटा, गेहूं में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च है, क्लियर, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलन को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज के 16 आइसो एंजाइम्स प्रेजेंट,
जो वहां पे एंडोस्पर्म पे एक्ट करते रहेंगे ताकि गोइंग एम्ब्रियो को समझ रहे हो, उसको भी वही करना है, प्रोसेस सही है, कोई माइक्रोमोलेक्यूल के अलावा कहीं से प्रिपरेशन नहीं ले सकता। वो माइक्रोमोलेक्यूल जो वहां पे स्टार्च है उसको कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में लाएगा एंड देन उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेगा, उसकी एनर्जी को निकालेगा और उसको एटीपी में कन्वर्ट करेगा। तो अब ग्रोइंग वीट कहीं कम ना पड़ जाए उसके पास, वहां पे क्या है वेरिएशन है, 16 आइसो एंजाइम्स प्रेजेंट है अल्फा एमाइलेज, ठीक है, और इससे ज्यादा क्या वेरिएशन, फिर पॉज लेके आ गया 16 एंजाइम से उसके सेम रिएक्शंस को करने। अब इन्वायरमेंटल चैलेंज आने तो बाड़ी आ गई तो अलग बात है, क्या मतलब चैलेंज का भी एक लिमिट है, 16 आइसो एंजाइम हो। सेम वे में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज मेज जो कौन बोलते हो तुम लोग, उसके अंदर भी 4 आइसो एंजाइम्स प्रेजेंट है, किसके, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्या तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तीनों डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। ये आइसो एंजाइम्स हैं, आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, किस कैटेगरी में आप इनको रखोगे, तो दे आर आइसो एंजाइम्स, मैच द कॉलम में आ सकता है। क्लियर है बच्चों, आइसो एंजाइम्स डिफर इन एक्टिविटी ऑप्टिमा, ऑप्टिमा मतलब किस मैक्सिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, इस तरीके के टर्म्स छोटे क्लास में सुने हो कि मैक्सिमम आपको क्या फैसिलिटी चाहिए कि उसमें आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाओ। जैसे जैसे फिर से नीट पढ़ रहे हो, नीट में बायो भी अच्छी आ जाए, फिजिक्स भी अच्छा मिले, केमिस्ट्री भी अच्छा मिले, हम खुद भी अच्छा पढ़ें, खुद भी मेहनत करें, घर में भी सब माहौल ठीक ठाक हो, हमें खाना पीना भी मिलना चाहिए, सारी कंडीशन मिल के नीट का रिजल्ट निकालेंगे ना, तो दैट इज योर ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट, उसमें आप परफॉर्मेंस करने की गारंटी दे रहे हो कि अब मैं सिलेक्शन करके दिखाऊं, ओके। लेकिन हो सकता है कोई इस ऑप्टिमम कंडीशन के फेलो हो, फिर भी वो मेहनत कर रहा हो, खुद भी सिलेक्शन आ रहा हो, कोई घर फैमिली से बाहर हो, कोई बाहर का खाना खा रहा हो, ठीक है, कोई अपने स्टडी टाइम को वेरिएशन दे रहा हो, तो देयर इज काइंड ऑफ वेरिएशन आगे। तो आइसो एंजाइम्स क्या है, डिफर इन एक्टिविटी ऑप्टिमा, अलग अलग कंडीशन में वो वर्क करते, एक ऑप्टिमम पीएच पे नहीं वर्क करते, एंड इनिबिशन, इनिबिशन सेम सबस्ट्रेट के से डुप्लीकेट को पहचानने में का डिफरेंट, ये बताएंगे। सो दे आर यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म इन अडॉप्टिंग टू वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशन, वेरिएशन से बाहर आपके अडॉप्टेशन होगा। अब जो सपोज आप बहुत, आप नहीं, कोई भी बंदा, कोई ह्यूमन भी किसी सफोकेटरी प्लेस में फंस गया, तो अब किसी को बहुत मेडिटेशन की आदत, जस्ट रिलेट करना क्या होगा, कोई बहुत योगा वगैरह करता है, कुछ वैसे ही 5 मिनट तक सांस रोकने की प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कर, तो उस सफोकेटरी कंडीशन में थोड़ा सा भी डील कर पाए, समझ रहे हो, ठीक है, 1 मिनट में ही दम घुटने लगा, नॉर्मल है उसकी ब्रीदिंग है, और कोई अस्थमेटिक पेशेंट है उसको तो एकदम ही, उसके लिए तो वो चैलेंजिंग होता है। तो उसी तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है इन्वायरमेंटल कंडीशन के, सेम वे में सेल रिस्पॉन्ड कर रही है अपने इन्वायरमेंट से, ऑर्गन बॉडी पूरा इन्वायरमेंट। तो जब आपका इन्वायरमेंटल चेंज आप कर रहे हो, आपको पता है आप शिमला घूमने जा रहे हो, वाले हो नैनीताल घूमने, आप ये थोड़ी सोच सकते आपकी बॉडी को भी इफेक्ट पड़ जाएगा कि आप 8 महीने से इस वेदर में थे, एकाएक आपको 15 दिन का ट्रिप करने चले गए, -डिग्री टेम्परेचर, तो इंटरनल बॉडी के अंदर कई सारी चीजों को अपने को मैनेज करना, सब सब टाइम में ये सब आइसोलेटेड क्लियर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के रिस्पॉन्ड में एडॉप्टेशन को शो करते हैं, जो एडॉप्ट होता है वही आगे बढ़ता है, ये इवोल्यूशन का भी रूल है, ये लाइफ का भी रूल है, ओके। फिर से अब आपको ये क्लियर है एक्शन ऑफ एंजाइम्स किस तरीके से चल रहा है। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एंजाइम के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडरगोनिक रिएक्शन, प्रोडक्ट का एनर्जी का लेवल और सबस्ट्रेट का एनर्जी का लेवल, उसमें एंजाइम कोई चेंज नहीं करेगा, इसमें एंजाइम कोई चेंज नहीं करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से एंजाइम को कोई मतलब नहीं है। एंजाइम क्या कर रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने के रिएक्शन के स्टार्ट करने के, जैसे आपको गाड़ी चाहिए कि आप वहां से कोई व्हीकल से घर से आओगे कैब से, ओके, तो दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। गाड़ी पैदल भी हो सकती, मतलब बिना गाड़ी के भी हो सकते हो, पैदल भी आ सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस है,
बाइक से भी आ सकते हो, कार से भी आ सकते हो, सब में वेरिएशन पड़ेगा। तो वो आपको आने में टाइम कितना लगा, सेम वे में रिएक्शन तो होगा। आपने खाना खाया वो 16 साल में डाइजेस्ट हो जाएगा। आप सारा एंजाइमेटिक सिस्टम हटा दो तो 16 ईयर्स में आज जो आपने ब्रेकफास्ट किया ना, वो 16 साल तक बॉडी में रहेगा, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती एक तरीके से, ठीक है। लेकिन बाकी सारे काम भी नहीं होते। तो आपने बैक्टीरियल एंजाइम हटा दिए, आपने फंगल, क्योंकि रहेगा खाना तो उस पर इन्फेक्शन भी आएगा ना बेटा, सड़ जाएगा। 16 साल तक रखना भी आपको, तब आपको बैक्टीरियल एंजाइम भी हटाना है, फंगल एंजाइम भी हटाना है, प्लस अपने बॉडी का एंजाइम हटाना है। तो सारे कंडीशन में अब वो जो खाना आपके बॉडी के अंदर गया है वो 16 साल में डाइजेस्ट हो जाए। फिर ऐसे कितने टाइम में हो रहा है, 3 to 4 आवर में आपका डाइजेशन हो जाता है, फिर से चिल्लाने लगता है भूख लगे। समझ में आई बात। तो इस टाइम एंजाइम ने किया क्या, एंजाइम ने इसी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। एंजाइम काम कैसे करता है, द एंजाइम स्लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो उस रिएक्शन को करने के लिए चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। कम एनर्जी में काम हो रहा है मतलब एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, अनकैटालाइज रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। इट डजंट डिपेंड कि फ्री एनर्जी उसकी क्या है, सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है वो अलग मैटर है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन उस कन्वर्जन के लिए क्या एनर्जी चाहिए था, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये बच्चा द अमाउंट ऑफ, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और नीट के लिए तो है ही। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू लेवल एट विच द केमिकल रिएक्शन कैन अकर। चुपचाप बैठा हुआ है, कितनी एनर्जी मिलेगी इसको कि ये स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फ्री एनर्जी के ऊपर की सारी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। एग्जाम्पल भी नोट कर लेना, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज तो डाइसैक्राइड है एट 25 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूल इज 26,000 कैलोरी एनर्जी उसको चाहिए। ये उसका क्या हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मतलब आप लेबोरेटरी में कराओ तो आप टेम्परेचर दे रहे हो तो उस टाइम उसका कितना, उसको एनर्जी कितनी चाहिए, 26,000 कैलोरी एनर्जी चाहिए जस्ट उसको डाइजेस्ट। और ऑब्वियसली वो सुक्रोज, आप उससे एनर्जी लोगे, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सुक्रेज, सुक्रेज आ गया तो इट इज रिड्यूस टू 8,700 कैलोरी। आपने एंजाइमेटिक रिएक्शन कराया तो 26,000 से वो कहाँ वैल्यू चलेगी उसकी 8,700, तो स्लाइटली क्या अच्छा खासा डिक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी पे वर्क किया किसने, एंजाइम। सुक्रोज की अपनी एनर्जी अभी भी है, जो सुक्रोज ब्रेक डाउन होगा किससे, तो किससे बना हुआ है, मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अलावा भी कोई करेक्ट। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तोड़ने के लिए, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाने के लिए ये एनर्जी चाहिए थी, ये एनर्जी मिली। ग्लूकोज की अपनी एनर्जी है बेटा, फ्रक्टोज की अपनी एनर्जी है और सुक्रोज की अपनी एनर्जी, उससे एंजाइम को मतलब नहीं है, ये हम समझा रहे हैं। तो इसकी अपनी फ्री एनर्जी बोलते हैं, इसको गिब्स फ्री एनर्जी। तो पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स और कुछ टर्म्स हम जो ले लेते हैं ना वो याद रखना, वो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको बहुत अटेंटिव से समझना है, नहीं समझ में आए तो टीचर से 10 बार पूछना, लेकिन समझ के ही आगे बढ़ो। तो सुक्रोज की अपनी एक फ्री एनर्जी है, ग्लूकोज बनने के बाद ग्लूकोज की अपनी एक फ्री एनर्जी है, फ्रक्टोज की अपनी एक फ्री एनर्जी। इससे एंजाइम को कोई मतलब नहीं। एंजाइम को कहाँ मतलब था कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी चाहिए, अपनी एनर्जी के ऊपर की एनर्जी क्या चाहिए, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और उसको कम कर दिया एंजाइम। इज इट क्लियर, ठीक है। In absence of enzyme, there is also conversion and formation of glucose and fructose, and in presence of enzyme, there is also formation of and fructose. Same energy के molecule, लेकिन टाइम कम लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, एनर्जी कम होगी। फिर तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो दिस इज द ग्राफ। घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल अभी बताया है, वही चीज एक्स वाई खींच के मैथ्स लगा दो, ठीक है, कुछ नहीं होता, मैथ्स बहुत इजी चीज है।
देखो अब ये आ गया आपका ग्राफ आप बना रहे हो, तो एक्स एक्सिस हम इसको मान लेते हैं, वाई एक्सिस इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसी रिस्पेक्ट में बनेगा ग्राफ। अब हमें ध्यान देना जिस जिस चीज को बता रहे हैं, देखो ये है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी इसके अपने पास होगी, उसको यहाँ शो नहीं। प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी इसके पास होगी, वो शो नहीं। दोनों के एनर्जी में डिफरेंस, लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी का ग्राफ एनर्जी को शो कर रहा है, तो एनर्जी का लेवल यहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो है, ऑब्वियसली दिख रहा है। मतलब सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है। दैट रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी बाहर की तरफ निकल गया, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। दैट इज अगेन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज अगेन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जस्ट जो सूरज भगवान अपने को सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, उसके अपन फॉर्म चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर्म चेंज हो, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी इस एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा जी जीरो, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो चला गया कहाँ, इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में। सिंपल आपको समझ, अगर ये आपके सेल के अंदर हो रहा था ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, आपने क्या अभी तोड़ा था, अपन ने सुक्रोज को तोड़ा, तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो दोनों के एनर्जी लेवल में ये डिफरेंस है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल गया हमें, और ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी था वो रिलीज हो गया साइटोप्लाज्म में। खत्म बात, उसकी कहानी, उसकी बात नहीं करें। जो एनर्जी ट्रैप पकड़ पकड़ पाओगे उसी से तो काम। तुमने खाना खाया तो बॉडी में एनर्जी आएगा, तुम्हारे फ्रीज में दुनिया भर के फूड रखे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। समझ रहे हो बात, कितने सारे बाहर एनर्जी प्रेजेंट की मत, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट, बाहर एटमॉस्फेयर में कौन सी एनर्जी की, तो सन रेज आ रही है, बाल पे भी हिट करके वो बाहर जा रहा है, उस प्लांट पे भी हिट कर रहा है, वो प्लांट फोटो से कर ले रहा है, ये दीवार हमें गर्मी दे रहा है। ठीक है, तो सबके फंक्शन अलग अलग। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको उस एनर्जी से मतलब नहीं था, बस वो एनर्जी रिलीज हो। तो एनर्जी तो रिलीज होती ही, चाहे एंजाइम प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट। क्लियर, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी दैट इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। एदर रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड। इतनी बात समझ में आई, बोलो तो, सामने बेटा तुम लोग तो बोलो, तुम लोग को बेटा समझ में आई। कृतिका, मैत्री, नितिन, प्रज्वल, इस डेल्टा जी जीरो में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर हाँ, बोर हो रहे हो क्या, डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस यहाँ पे है बेटा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो। तो ऐसा तो नहीं मन में आता है, खुद ही पढ़ रही है खुद ही समझ, ये डिफरेंस, एक ग्राफ यहाँ से जा रहा है, एक ग्राफ यहाँ से गया, दिस इज द डिफरेंस। यही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। सबस्ट्रेट यहाँ पे था, वो इतनी एनर्जी में वर्क कर गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई चाहिए थी, अनकैटेलाइज, तो कम एनर्जी में वर्क कर गया, रिएक्शन इज कैटेलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट लो हो गया। क्लियर है, जब एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट लो हो गया, तो बगल में तो एनर्जी प्रेजेंट ही होगी, और मॉलिक्यूल क्यों यूज करेगा ज्यादा, तो वो ही कैटालिटिक रिएक्शन को, रेट को फास्ट कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। रिएक्शन तो चल रहा था, केमिकल रिएक्शन चल रहा था, चाहे एंजाइम हो या ना हो, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन फास्ट होने लगा, एनर्जी लो कर रहा है, तो एनर्जी आप यूज करते रहो, चलता रहेगा रिएक्शन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सबको। तो डिफरेंस हमें मिला यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी में एंजाइम्स लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड फास्टर। ये वो इक्विलिब्रियम नहीं है जो मैम कहती है कि इक्विलिब्रियम आया था, ये इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब ये सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, वो हो गया इक्विलिब्रियम। क्लियर, ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कि कन्वर्जन फास्ट हो गया, जल्दी जल्दी जितने सबस्ट्रेट थे सब कन्वर्ट हो, जितने स्टूडेंट थे वो स्कूल में पहुंच गए, तो अब वो स्कूल में क्लासेस अटेंड करेंगे, फिर छुट्टी के टाइम में फिर से वैन आएगी, फिर से ले जाने के लिए आएगी। तो एक इक्विलिब्रियम आ गया कि रोड से, ट्रैफिक रोड पे से सारी बसेस अभी नहीं चल रही, बड़ी बड़ी सिटीज में हम लोग ट्रैफिक का अलग ही रूट होता है, ऑफिस अपना टाइम शिफ्ट कर देता है, अगर सुबह मॉर्निंग स्कूल और ऑफिस जाने का टाइम, तो ऑफिस वाले जिनको प्रोडक्टिविटी हाई करनी होती है ना, टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करके रखते,
इस टाइम आप निकलोगे तो बसेस की रोड रहेगी, इस रोड पे बहुत सारे स्कूल है, तो इस टाइम का ऑफिस टाइम थोड़ा शिफ्ट हो जाए, अदरवाइज ट्रैफिक बस हो, समझ रहे हो? उसी तरीके से यहाँ पे चीजें चलो। तो इक्विलिब्रियम इज रीच्ड फास्टर, जो रिएक्शन होना था वो हो गया। अगेन ग्राफ है, अनकैटलाइज्ड में हायर एक्टिवेशन एनर्जी दिख रहा है आपको, कैटलाइज में लोअर एनर्जी दिख रहा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है, उसका एनर्जी लेवल वही है। तो ये आपको बताया मैंने एक्स एक्सिस, ये बताया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप क्या स्टडी कर रहे थे? एनर्जी को, एनर्जी रिलीज, एनर्जी सप्लाई, क्लियर? क्योंकि वाई एक्सिस आप इसको लोगे तो ये नीचे जाए, ऐसे समझ में आता है तुमको? ग्राफ तो समझ में आता होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, क्लियर? और ये आप ले लो 0 पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, तो इसके नीचे गए तो ये माइनस वाई हो जाता है, इसके ऊपर ये प्लस वाई, इसके राइट ये प्लस एक्स, इसके इधर गए तो ये माइनस है, ठीक है? तो अगर इधर एनर्जी रिलीज, एनर्जी सप्लाई हो रहा था, मतलब एनर्जी ऐड हो रहा है, नीचे क्या हो रहा होगा? एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, सिंपल, माइनस वाई, फिर वही लिखा हुआ है। The activation energy, minimum the amount of energy required to the substrate for reacting and get converted into product. Turnover number, the rate of substrate get attached to the active site of an enzyme and converted into product. This is the turnover number for that particular enzyme. And lock and key model, yeah, which ये फिशर ने दिया था, अब पढ़ लो। दो मॉडल है। अब ये हो गया बेटा, देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत, कहीं भी हम एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी की प्रॉपर्टी बता दिए, कहीं पे एंजाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, प्रोटीन था या कुछ एडिशनल, उसकी बात हो गई। फिर हमने बात की कि एंजाइम की कैटेगरी अलग है, कुछ इंड्यूसिबल है, कुछ रिप्लेसेबल है, कुछ कांस्टेंट है, हमेशा हमें बॉडी में चाहिए, कुछ कंडीशनल एट द डिमांड, जब बॉडी की डिमांड, ग्रोथ फेज, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल में बॉडी गई, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स का फॉर्मेशन वो सब डिफरेंट। लेकिन जब आप मोड ऑफ एक्शन की बात करोगे तो कॉमन, सभी इसी तरीके से सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे। और ग्राफ पढ़ने के पहले आपको पूरा एक रेंज समझ, ठीक है? इसके पहले ये हो जाना चाहिए था, पहले लेना चाहिए था मुझे, बट अभी तुम लोग यहाँ पे समझ लो कि दो थ्योरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि एंजाइम एक्शन कैसे कर, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट का बाइंडिंग और रिलीज होना किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, उसकी दो थ्योरी, एक है लॉक एंड की थ्योरी, दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जस्ट लाइक जैसे बैलून वाला एग्जांपल दिया कि इंड्यूस करो और उसमें फिट हो जाए, ठीक है? बलून अगर आपने अभी पूरा फुलाया नहीं तो आप यहाँ से फिंगर डालोगे तो इसमें ये अंदर चला जाए, तो वो हो गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और पूरा ऑलरेडी लॉक बना हुआ है और उसमें शेप बना हुआ है और उसमें आगे फिट हो गए, दैट इज लॉक एंड की मॉडल। और कुछ इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की एक्टिव सबस्ट्रेट के ग्रुप से मैच करनी चाहिए, तभी ये जाके इसमें फिट होगा। तो ये मैच कर गया बेटा, लो ये आगे फिट हो गया, तो ये लॉक एंड की मॉडल हो गया, ठीक? क्लियर है? अब सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में चेंज होना था, एक ही सबस्ट्रेट आया मतलब उसके अंदर कुछ होना है, तो इसने यहाँ पे रिएक्शन क्या दिखाया कि उसके एक साइड चेन को ब्रेक कर दिया और वो प्रोडक्ट बन गया, तो अलग हो गया, ठीक है? फिर ब्रेक डाउन हो गया, अब यहाँ पे जाएगा, ये सबस्ट्रेट अपने बदल रहा है क्या, चलो सिंपली आप इसको प्रोडक्ट लो और एंजाइम रिलीज हो गया, बेसिकली ये प्रोडक्ट होना चाहिए। आप एक स्टेप और आ गए, बट आपको समझ में आ गया, सबस्ट्रेट भी चेंज होगा और प्रोडक्ट होगा, और दो सबस्ट्रेट है तो ऑब्वियसली मिलके कुछ चेंज कर रहे होंगे और प्रोडक्ट बना, और एंजाइम फ्री हो जाएगा। तो एंजाइम एज इट इज फ्री है, उसके एक्टिव साइट में कोई फंक्शन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, फिर दूसरा आप देख रहे हो कि सबस्ट्रेट है, फिर एंजाइम है, देन कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट, ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम, वही है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिव साइट को शो। दिस इज द लॉक एंड की थ्योरी गिवन बाय फिशर 1898. It is also called as enzyme substrate complex theory, and this is the acceptable theory. Most of the enzymes follow that. The enzymes molecule E combines with the substrate molecule S to form an ES complex. This combination takes place at a specific portion of enzyme called the active site.
अब रुकने की नीड नहीं है, सब तुमने पढ़ लिया। क्लियर है? जहाँ नहीं समझ में आएगा बताओ। द एक्टिव साइट्स कंटेन स्पेशल ग्रुप्स हैविंग, कहाँ? आर। आर पे हमने देखा है एसिडिक अमाइनो एसिड हो सकता है, बेसिक अमाइनो एसिड हो सकता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो सकता है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड हो सकता है। इस डिपेंड्स कि आर ग्रुप पे क्या है। तो वहां पे अमाइनो साइड चेन में भी आ सकता है, बेसिक में अमाइनो साइड चेन में आ जाएगा, एसिडिक अमाइनो एसिड में सीओएच साइड चेन में आ जाएगा आर में, और थायो ग्रुप सल्फर, ठीक है, एसएच को, ये सभी होंगे जो एक्टिव साइट्स में प्रेजेंट होंगे, और इनके अलावा भी होंगे जो फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे कि हाँ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिव साइट एंड एक्टिविटी ऑफ एक्टिव साइट डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑन द आर साइट। आर ग्रुप पे प्रेजेंट कौन सा ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि एक्टिव साइट कैसे बिहेव। The contact is such that the substrate molecules or reactant come together causing the chemical changes. Substrate के अंदर chemical change होना चाहिए। एंजाइम कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा इसमें। फॉर दिस रीजन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज रिफर्ड टू एज लॉक एंड की। से बाइंड किया और इंड्यूस कर दिया उसने कि सबस्ट्रेट के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। ओके बच्चा, जैसे यहाँ पे फिर से कलर से शो किया गया है। अब दो सबस्ट्रेट दिख रहा है आपको, सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2 बाइंड्स टू एंजाइम एंड फॉर्म सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कन्वर्जन किसमें हुआ? प्रोडक्ट में बन गया प्रोडक्ट। एंजाइम एज इट इज जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है, और अपने अगले साइकिल के लिए फ्री हो। फिर समझ में आया? कुछ नई बात है नहीं इसमें। इंड्यूस ट्विस्ट क्या कह रहा है इसमें? आपको दो पॉइंट लगना है कि इसके पास एक बटरेसिंग है, एक कैटालिटिक साइट। ये क्या कहता है कि एक्टिव साइट हमेशा एक्टिव साइट नहीं है, वो पहले बटरेसिंग साइट को दे रहा है फॉर द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, कि तुम मुझे पहचानो और मुझे अपने अंदर इंड्यूस कर लो। तो बटरेसिंग साइट को है जो कि सबस्ट्रेट से बाइंड किया, और इंडक्शन के लिए या आप समझ लो कि एक्टिव साइट के कैटालिटिक पोर्शन को जो सबस्ट्रेट के अंदर कंफॉर्मेशनल चेंज करे उसको फॉर्मेशन के लिए सिग्नल दे रहे हैं। मैंने बाइंड कर लिया, ये वाला सबस्ट्रेट तुम्हारा है, अब तुम अपने कैटालिटिक साइट को एक्टिव को हमेशा एक्टिव फॉर्म में। दिस इज इंड्यूस एंड फिट। पहले इंड्यूस करो फिर फिट हो जाओ। इज इट क्लियर? इट वाज प्रपोज्ड बाय कॉस्टलैंड। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कंटेन्स टू ग्रुप, एक्टिव साइट ही है वो, दो ग्रुप है वहां पे, बटरेसिंग एंड कैटालिटिक। ग्रुप्स नहीं है कि वहां पे कोई फिट हो जाए। तो पहले बटरेसिंग में बाइंड किया और एंजाइम के कंफर्मेशन चेंज करके उसको ग्रुप्स बनवाया और फिर सबस्ट्रेट को एंट्री करा रहा, फिट करा रहा। The buttressing group is meant for able to weaken the bonds of reactant by electrophilic and nucleophilic forces. अभी फिर से आपको केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। चलो इसके आगे कल कंटिन्यू। बाय बेटा, कोई भी डाउट रहे तो पूछना।